Good morning, children. Now we will start lesson number 4 of physics, moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism. अच्छा, अब इसमें देखिए, जैसे अगर कोई चार्ज स्टेशनरी चार्ज अगर है तो हम लोग जानते हैं कि स्टेशनरी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वायर में करंट अगर फ्लो कर रही है तो उसके अंदर उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जबकि वायर के अंदर से चार्ज ही फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। किसी वायर में अगर करंट फ्लो करे तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। उसका रीजन है कि जितना चार्ज एक एंड से एंटर करता है उतना ही चार्ज दूसरे एंड से बाहर निकल जाता है, जिससे कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसकी चारों ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम आपने क्लास 10 में भी सुना था, ऑयस्टेड, हेनरी ऑयस्टेड। ऑयस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑयस्टेड ने बताया था कि अगर कोई वायर अगर है, उन्होंने एक वायर ले लिया था, ए बी कोई वायर है, और इस वायर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया था, की लगा दी थी, करंट को घटाने बढ़ाने के लिए, चेंज करने के लिए एक रियोस्टैट लगा दिया था। ये रियोस्टैट हो गया, ये की हो गई, और वायर के जस्ट नीचे एक मैग्नेटिक निडल रख दी थी। मैग्नेटिक निडल रख दी। ये मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ऑयस्टीन ने देखा कि जब वायर में करंट फ्लो करती है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराते हैं, वायर में से करंट पास होती है, तुरंत उन्होंने देखा कि जो ये मैग्नेटिक निडल है वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई। मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गई, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक निडल हमें मालूम है कि केवल मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट होती है। इससे ऑयस्टेड ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यानी उनकी जो एक्सपेरिमेंट था उसका फर्स्ट कंक्लूजन ये था कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग through a conductor, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई सिंबल से लिखते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी सिंबल से लिखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ये कैसे पता चला? इसका पता कैसे चला था? क्योंकि मैग्नेटिक निडल अपनी रेस्ट पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई थी। डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है कि कोई मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक निडल में लग रहा है, ठीक है। फिर ऑयस्टेड ने रिहोस्टैट की हेल्प से क्या किया कि इसमें करंट की वैल्यू को बढ़ाया, वायर एबी में करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे निडल पे लगने वाला फोर्स बढ़ता जाता है, यानी मैग्नेटिक निडल और अधिक डिफ्लेक्शन शो करती है। दोस्तों, सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ? एज द इंटेंसिटी ऑफ करंट, यानी वैल्यू ऑफ करंट, एज द इंटेंसिटी ऑफ करंट increases, force acting on magnetic needle also increases.
force acting on magnetic needle also increases. ठीक है, कैसे फोर्स बढ़ रहा है? डिफ्लेक्शन पहले से ज्यादा हो रहा था, यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने देखा कि अगर जो वायर ए बी में करंट फ्लो कर रही है, इसकी डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक निडल में जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। जैसे पहले मैग्नेटिक निडल लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हुई है, तो अब मैग्नेटिक निडल राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, if the direction of current in a wire reverses, force acting on magnetic needle also reverses. रिवर्सेस का मतलब ये हो गया कि अब डिफ्लेक्शन जो है पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये 3 कंक्लूजन्स ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के थे। फर्स्ट, कि अगर करंट की वैल्यू को हम करंट फ्लो कराते हैं किसी वायर में से, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इसका मतलब है कि उसके चारों ओर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। फिर जैसे जैसे करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टैट, मैग्नेटिक नीडल पे लगने वाला फोर्स इंक्रीज करता जाता है। और मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। थर्ड पॉइंट था कि अगर हम वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक नीडल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसका मतलब ये है कि अब मैग्नेटिक नीडल पे जो फोर्स लग रहा होगा, यानी मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। ये 3 कंक्लूजन ऑयस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से दी थी। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट हेडिंग देखनी है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी हम कह सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स देखिए, लॉरेंज ने सबसे पहले ये बताया था, लॉरेंज ने सबसे पहले ये बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है, अगर वो मोशन में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी एंगल पे मूव करता है, एंटर करता है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज के लिए क्यू सिंबल यूज करते हैं, तो लिख दे रहा हूं मैं क्यू। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, capital B, at some angle theta with velocity v, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, देन it experiences a force, called, लॉरेंज ने इस फोर्स को अपने नाम पर लॉरेंज फोर्स कह दिया था, कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में इसलिए कई बार इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कह देते हैं, लॉरेंज फोर्स। और इस लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है Fm is equal to Q V B sin थीटा।
QVB साइन थीटा। ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। अच्छा, अब लेकिन अगर इस फॉर्मूले को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं इस फॉर्मूले को? वेक्टर FM इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये वेक्टर फॉर्म है। और इस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, वो फोर्स FM की जो डायरेक्शन होगी, वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर सपोज करिए कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो क्लास 11th में क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो इस तरह से V से B की ओर एक एरो लगा लेते हैं, और राइट हैंड थंब रूल से V क्रॉस B है तो V से B की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को मोड़ते हैं, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं। केस 1 कह दें कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो इस फॉर्मूले में अभी हम लोग देख चुके हैं कि QVB साइन थीटा होता है। QVB साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, उस केस में फोर्स मिनिमम हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0। अगर यही केस 2 ले लें, यानी पहले केस में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कर रहा था, लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा हो, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि QVB साइन 90 हो जाएगा। उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा QVB, ये मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, F मैक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला आया है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताते हैं। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B। तो अगर इस फॉर्मूले से FM का जो फॉर्मूला है, FM इज इक्वल टू है QVB साइन थीटा, तो अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू निकाल लूँ, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा FM अपॉन QV साइन थीटा, QV साइन थीटा। तो जो SI यूनिट हो गई फोर मैग्नेटिक फील्ड की, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की हो गई कूलम, और वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, और कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड एम्पियर हो गई, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही टेस्ला भी कहते हैं, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, अब इसकी एक और यूनिट भी होती है, अनदर यूनिट या CGS यूनिट है ये, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो गॉस, GAUSS, गॉस। ठीक है, गॉस मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट है, और 1 गॉस की जो वैल्यू होती है, 1 गॉस की वैल्यू
10⁻⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला को न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी कह देते हैं, या उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर मैं 1 टेस्ला की वैल्यू पूछूं, 1 टेस्ला, तो 10⁻⁴ गॉस हो जाएगा, 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, ये एसआई यूनिट हो गई और ये सीजीएस और एसआई यूनिट में रिलेशन आ गया। टेस्ला एसआई यूनिट है, गॉस सीजीएस यूनिट है, और एसआई और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है वो ये हम लोग ने देख लिया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो डायमेंशन अगर मैं निकालता हूं तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो फोर्स का डायमेंशनल, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हो गया mlt-2, न्यूटन का हो गया mlt-2, एम्पियर के लिए A और मीटर के लिए L, तो ये L से L कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला mt-2 A-1, mt-2 A-1 डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब कोई चार्ज पार्टिकल है बेटा, अगर उस पे फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसके लिए 2 लॉ हैं, इन दोनों लॉस को हम लोग को रूल देखने हैं। पहला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, इसको केवल मैं समझाऊंगा, इसको आप बुक से पढ़ेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड, मैं लेफ्ट हैंड के थंब को दिखा रहा हूं, ये थंब दिखा दिया, और फिर ये मैंने 4 फिंगर दिखा दी, और ये फिर सेंट्रल फिंगर दिखा दिया, और ये बाकी 2 फिंगर्स को मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड की मैंने दिखा रखा है, लेफ्ट हैंड लिख दिया। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये बताया गया है कि अगर मैं अपनी थंब, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर को इस तरह से फैला ले कि आपस में परपेंडिकुलर हो, आपस में परपेंडिकुलर हो, तो इसको फादर मदर चाइल्ड से भी याद रखते हैं। फादर यानी F, मदर यानी M मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड C फॉर करंट। ठीक है, तो इसमें अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड के थंब, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर को इस तरह से फैला लूं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करती है, तो जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बी मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए। और जब मैं करंट कहता हूं तो करंट का मतलब ये भी होता है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो आपको बार बार करंट नहीं मिलेगा, कई बार आपको मिलेगा कि चार्ज मोशन में है और आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक और है, इसको भी मैं केवल डायग्राम से ही बताऊंगा। ये है राइट हैंड palm rule number 2, right hand palm rule number 2, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 ये फोर्स की डायरेक्शन के लिए होता है। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 में ये बता रखा है कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर लें, फैला लें कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर है, तो पाम यानी हथेली वो
फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर इसको डायग्राम में बनाएं तो ये मैं अपने राइट हैंड को बना दे रहा हूं। ये आप सपोज कर लिए कि ये राइट हैंड है, थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में यानी आई की डायरेक्शन में, फिंगर्स होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो पाम होगा, पाम हथेली, ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थंब करंट की डायरेक्शन को, फिंगर्स स्ट्रेच्ड फिंगर फैली हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और हथेली फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स, ये राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 हो गया। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट हेडिंग है, और ये फर्स्ट लेक्चर की लास्ट हेडिंग भी, मुझे ये देखना है कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कंडक्टर है L लेंथ का, इसकी लेंथ L है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को B सिंबल से लिखते हैं, और ये यूनिफॉर्म है इसलिए मैंने लाइंस को इक्वल डिस्टेंस पे दिखाया, इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, और इस कंडक्टर में I करंट फ्लो कर रही है, इसमें से I करंट पास हो रही है, I करंट इस कंडक्टर में से फ्लो कर रही है। तो अब इस पे फोर्स देखना है कि इसके फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा। अगर मैं इसमें राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 अप्लाई करके देखूं, करंट की डायरेक्शन में मुझे थंब रखना है, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे करंट है थंब की डायरेक्शन में, फिंगर्स हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पाम हथेली नीचे की ओर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड इनवर्ड फोर्स लगेगा, इनवर्ड अंदर की ओर फोर्स लगेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इनवर्ड। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये सपोज कर लिया है कि जो ये कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से जो ये एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो हम जानते हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट मूव करते हैं। ठीक है, तो ये करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रही है, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मूवमेंट करंट के ऑपोजिट होगा। और जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd ले ली है। ठीक है, तो इस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, मैंने सपोज कर लिया है कि इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो कंडक्टर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डायग्राम में मैंने दिखाया है लेकिन बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपको क्लियर ना हो, इसलिए मैं यहाँ अलग से मेंशन कर दे रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। देयरफॉर अगर मैं करंट की वैल्यू पूछूं, करंट इन ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NeAVD, NeAVD, ये हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। ठीक है ना, अच्छा अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, लॉरेंस ने बताया था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो मैं ये निकालने जा रहा हूं कंडक्टर के भीतर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन,
तो फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है, इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैं क्या लिख दे रहा हूं, ई वेलोसिटी वी डी है, बी साइन थीटा, ई वी डी बी साइन थीटा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन पे अगर मुझे फोर्स पता चल गया और इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर मैं पता करूं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर या इन ए वायर, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल लेंथ है, तो वॉल्यूम तो हो गया ए इंटू एल, ए एल वॉल्यूम हो गया, और स्मॉल एन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, क्योंकि स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में है। पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ए एल वॉल्यूम में एन ए एल हो जाएंगे। Therefore, force acting on a current carrying conductor, force acting on current carrying conductor अगर मैं निकालूं, यानी कैपिटल एफ अगर निकाल रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है स्मॉल एफ क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स था उसको मैंने पीछे निकाला था, क्या था वो, ई क्यू वी बी साइन थीटा की जगह ई वी डी बी साइन थीटा, तो एफ की वैल्यू रख दी ई वी डी बी साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 से रख दिया, और इक्वेशन 3 से मैं रख दे रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वैल्यू है NaL। अब इसमें से मैं कुछ टर्म्स को अलग कर ले रहा हूँ, जैसे N E A और VD, NeAVD को एक साथ ले लिया तो बच गया BL साइन थीटा। और इक्वेशन 1 से NeAVD है करंट I, तो ये IBL साइन थीटा हो गया। ये I कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से, यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर F इज इक्वल टू IL क्रॉस B करके लिखते हैं, IL क्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म है। इसमें IL को बोलते हैं करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट की वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। यानी इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो ये करंट एलिमेंट की ये डायरेक्शन हो जाएगी, यानी करंट एलिमेंट की ये डायरेक्शन हो गई, ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो IL क्रॉस B से हम लोग देखेंगे तो इससे फोर्स डाउनवर्ड लग जाएगा। ठीक है, इससे भी हम लोग, इस फॉर्मूले से भी हम लोग SI यूनिट निकाल लेते हैं। अगर मैं इससे निकाल के दिखाऊं मैग्नेटिक फील्ड की, तो SI यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ से B की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आ जाएगा F अपॉन IL साइन थीटा। तो फोर्स की हो गई न्यूटन, करंट की हो गई एम्पियर, और लेंथ की हो गई मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, इसी को टेस्ला भी बोल देते हैं। तो यहाँ तक आप करेंगे, यही नोट्स भी है, मैं अभी इसी की फोटो खींच करके आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ तक करना है आपको आज के फर्स्ट लेक्चर में।